हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। मैं हूं रवि। एसी फंडामेंटल के लेक्चर में आज हम लोग फिर आगे देखने वाले हैं। उसी में एक हमारा जो है फ़िलहाल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसी का आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना हम लोग सीखते हैं कि कैसे आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। और पहले हम ये जानते हैं कि एक्चुअल में आरएमएस वैल्यू होता क्या है, फिर डिफरेंट केसेस में देखेंगे कि कैसे हम आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सबसे बेसिक सी बात है कि आप डेफिनेशन पहले जान लीजिए। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जिसको आप बोलते हैं वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान हिंदी में आप बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमें आरएमएस वैल्यू निकालना है तो आरएमएस वैल्यू, या हम किसे कहेंगे आरएमएस वैल्यू? आरएमएस वैल्यू आप कह सकते हैं कि फिलहाल स्टडी स्टेट करंट, या आप कह सकते हैं डीसी करंट का वो मान होता है जो किसी भी सर्किट में हम लोग फ्लो कराएं तो उसके द्वारा जो हीट डेवलप होगा WDC। अगर सेम सर्किट में हम एक एसी सप्लाई कनेक्ट करें फॉर द सेम टाइम तो प्रोड्यूस्ड हीट उसके बराबर होगा। मतलब आप सिंपल वर्ड में इसको बता सकते हैं, आरएमएस वैल्यू होती है जो किसी अगर डीसी सर्किट्स में लगाया जाए तो जो हीट डेवलप करेगा सेम उसी सर्किट में सेम टाइम के लिए अगर एसी सप्लाई लगाया जाए तो सेम हीट डेवलप करेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि आरएमएस वैल्यू हीट डिसिपेशन फिनोमिना द्वारा डिफाइन होता है। आरएमएस वैल्यू हीट डिसिपेशन फिनोमिना द्वारा डिफाइन होता है। अगर हम बात करें हीट डिसिपेशन फिनोमिना, ठीक है ना। यहाँ पे आप दो सर्किटरी देख रहे हैं, सेम सर्किट है फॉर द सेम टाइम, टी टाइम दोनों के लिए है। हमने यहाँ पे V वोल्टेज अप्लाई किया है जो DC है, वेरिएबल आपको दिख रहा है। यहाँ से IDC करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे AC सप्लाई है। फिलहाल दोनों में जो हीट डिसिपेट हो रहा है WDC एंड WAC दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। अब देखिएगा जो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू कैलकुलेशन का तरीका है, आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करने के कई तरीके हैं। बेसिकली हम लोग पहला मेथड इसका देखेंगे कि आरएमएस वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आरएमएस वैल्यू को हम लोग कई नाम से और जानते हैं। इफेक्टिव वैल्यू जानते हैं, मतलब इसको हम लोग इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं। फिलहाल कभी कभी ऐसे डायरेक्टली आ जाएगा कि क्वेश्चन में कि इसका इफेक्टिव वैल्यू कैलकुलेट करिए, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू। तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट द आरएमएस वैल्यू, इट इज ऑल्सो नोन एज द इफेक्टिव वैल्यू। सो आप ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड उस टॉपिक के बारे में जानने से पहले ये चीज़ें ज़रूर जान लिया करिए कि वो टॉपिक कितने तरीके से जाना जा सकता है, उसको हम कितने तरीके से बुला सकते हैं। सपोज आपको बहुत अच्छे से आता है आरएमएस वैल्यू निकालने, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि इसको इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं, और आ गया एग्जाम में कि इफेक्टिव वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो फिर आप निकालेंगे क्या उस टाइम, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान दिया करिए कि कब कहाँ क्या चीज़ किसको किस नाम से हम जानते हैं, ठीक है। चलिए अब आरएमएस वैल्यू का हम लोग जो है फिलहाल आरएमएस वैल्यू कैलकुलेशन के लिए दो वे फॉर्म लेते हैं और फर्स्ट मेथड पहले देखते हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास जो है आरएमएस वैल्यू का, हम लोग सबसे पहले फर्स्ट मेथड देखेंगे। फर्स्ट मेथड हम आरएमएस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, हम एक साइनोसॉइडल वेव और नॉन साइनोसॉइडल वेव दोनों लेंगे। सपोज दिस इज अ नॉन साइनोसॉइडल वेव, ये हमारे पास एक वेव है, ये नॉन साइनोसॉइडल वेव है, ये टाइम एक्सिस है, ये मैग्नीट्यूड एक्सिस है। आप करंट ले लीजिए, वोल्टेज ले लीजिए, व्हाटएवर आप वोल्टेज लेना चाहते हैं तो वोल्टेज ले लीजिए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा जो करंट के लिए होगा वही वोल्टेज के लिए भी होगा। यहाँ पे हमने एक ले लिया साइन वेव, क्या ले लिया, एक हमने ले लिया साइन वेव। अब देखिए आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इसको, ये टी टाइम है, मतलब मान लीजिए एन, इसका टाइम जो भी है फिलहाल एन तक गया है। अभी ये जो पूरा टी टाइम तक जीरो से लेकर के यहाँ तक गया है, इसको हम टोटल एन सेक्शन में डिवाइड कर दें, मतलब इक्वल सेक्शन में डिवाइड करना है तो हम इसका एक एक भाग डिवाइड करेंगे। हमने इक्वल भाग में इसको डिवाइड किया, हमने क्या किया, इसको इक्वल पार्ट से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। आरएमएस वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये जो एक भाग है ना, ये t डिवाइडेड बाई एन है, ध्यान रखिएगा। मतलब सभी इक्वल पार्ट्स में, अगर टोटल एन तक यहाँ गया है, मतलब यहाँ V1, यहाँ V2, यहाँ V3, या आप I ले करके चलो, ज़्यादा सुटेबल रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप I वाले फॉर्मूले से ज़्यादा परिचित हैं।
अभी V वाला भी बता देंगे, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। I3 और ये डॉट 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 मान लीजिए यहाँ पे IN, ठीक है ना। टोटल n भाग में अपने n पार्ट्स में इसको डिवाइड किया। सिमिलरली इसको देख लीजिए, आप इसको भी n पार्ट में डिवाइड करेंगे, n पार्ट में डिवाइड करते चले जाएंगे। ये I1 I2 यहाँ IN, ये आपका हो जाएगा T/n। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ इस सप्लाई को हम एक सर्किट को दे रहे हैं, इस सप्लाई को हम सर्किट को दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिए जब I1 करंट जाएगा तो कितना हीट डेवलप होगा। आप कैलोरी में भी लिख सकते हैं, जूल में भी लिख सकते हैं। कैलोरी में लिखना है तो 4200 मतलब 4.2 के से डिवाइड कर देंगे अगर किलो कैलोरी में चाहिए। अगर कैलोरी में चाहिए तो 4200 से डिवाइड करेंगे, तो आप डिवाइड करते चलेंगे तो कैलोरी मिल जाएगा। लेकिन हमें कैलोरी वगैरह से मतलब नहीं है, हम यहाँ कैलकुलेशन को नहीं बढ़ाएंगे, बस हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इस सर्किट में मान लीजिए डीसी सर्किट में हमने अप्लाई किया, टाइम सबके लिए सेम वही होगा। तो सबसे पहला हमारा जो मैग्नीट्यूड जाएगा वो T1 जाएगा। तो मान लीजिए जो हीट डेवलप हुआ AC के केस में, देख लीजिए AC के केस में जो हीट डेवलप होगा वो क्या होगा, I1 स्क्वायर RT डिवाइडेड बाई n, ठीक है ना। इस पॉइंट पर, दूसरे पॉइंट पे कुछ और, तीसरे पॉइंट पे कुछ और, चौथे पॉइंट पे कुछ और, ऐसे ही होता चला जाएगा। पहले पॉइंट के लिए ये हो गया। अगर दूसरे कंडीशन में देखें, y1 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए, I2 स्क्वायर RT डिवाइडेड बाई n, फिर डॉट डॉट डॉट, या y3 भी कैलकुलेट कर लेते हैं, y3 कैलकुलेट कर लें, या सीधे yn कैलकुलेट करते हैं, yn IN स्क्वायर R, ठीक है ना। इस तरीके से आप देखेंगे जितना भी सेक्शन में आप इसको डिवाइड करके रखे होंगे। सिमिलरली वही चीज़ इसके साथ भी होगा, यही सेम कहानी, चाहे ऐसा वेव फॉर्म हो या वैसा वेव फॉर्म हो। अगर आपको मैग्नीट्यूड और सबका टाइम पता है तो आपने ऐसा कैलकुलेट कर लिया। अब अगर इसकी हम लोग बात करें, इसमें तो हमारे पास जो यहाँ पे जो हीट होगा, मैं इसको मिटाता हूँ थोड़ी देर के लिए। देखिए यहाँ पे जो हीट होगा वो क्या होगा, I स्क्वायर RT, क्या होगा, I स्क्वायर RT। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका ये DC में जो सप्लाई करने पे जो हीट डिसिपेट होगा वो इस AC वाले के बराबर होगा। तो मतलब ये हर एक सेक्शन पे मतलब इनके योग के बराबर होगा ये। तो आप यहाँ कह सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं, बाय द डेफिनेशन I स्क्वायर RT इज इक्वल टू, सेम सर्किट है, सेम टाइम के लिए है, बस टाइम को हमने सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। तो आप लिखेंगे I1 स्क्वायर RT डिवाइडेड बाई n प्लस I2 स्क्वायर RT डिवाइडेड बाई n प्लस IN या I3 स्क्वायर RT डिवाइडेड बाई n, ऐसे ही n टाइम्स तक जाएगा। तो आप देखिए RT से RT इधर का कॉमन लेके कट कर देंगे, तो I स्क्वायर इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, I1 स्क्वायर अपान n प्लस I2 स्क्वायर अपान n प्लस I3 स्क्वायर अपान n। मतलब ये जितने भी हैं n तक जो जाएगा कम्प्लीटली, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको देखिए फॉर्मूला देखने को क्या मिलेगा, फॉर्मूला देखने को मिलेगा I, इसको हम लोग लिखेंगे RMS इज इक्वल टू अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 IN स्क्वायर अपान n, यही हमारा RMS वैल्यू हो गया, ठीक है ना। अगर वोल्टेज होता तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर, इस तरीके से हम लिखते जाते। अगर V1 होता तो V1 स्क्वायर ऐसे लिखते, हम इसको कंटिन्यूस चल जाते। तो यहाँ पे देखिए नाम से स्पष्ट, रूट मीन स्क्वायर,
तो पहले रूट लिया गया है, फिर मीन लिया गया है, पहले स्क्वायर किया गया है, फिर मीन किया गया है, इसका लिया गया है, फिर रूट निकाल दिया गया है। मतलब स्क्वायर से शुरू करेंगे, रूट यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर, तो पहले हमने स्क्वायर किया, फिर मीन निकाला, फिर रूट ले लिया, हो गया आपका रूट मीन स्क्वायर। मतलब हम वैल्यू का हर एक इंस्टेंट पे जो वैल्यू है उनका मैंने क्या किया, स्क्वायर किया, फिर सबका मीन निकाला और फिर रूट ले लिया, आपको मिल गया क्या, रूट मीन स्क्वायर। ये तो फर्स्ट मेथड था, ये क्या था, फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड क्या कहता है, अगर सेकेंड मेथड की बात करेंगे तो देखिए हम लोग सेकेंड मेथड की बात करते हैं, ये फार्मूला याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड मेथड डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड है, एनालिटिकल मेथड जिसको आप कहते हैं, ये वाइड ऑर्डिनेंस मेथड भी है। फिलहाल हम लोग एनालिटिकल मेथड देखते हैं, जो हमारा सेकेंड मेथड है। देखिएगा सेकेंड मेथड के लिए आरएमएस वैल्यू क्या होने वाला है, सेकेंड मेथड, सपोज जो हमारे पास एसी वेव है, वोल्टेज या करंट वेव कुछ भी, उसका जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है Vm साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो आरएमएस हमें निकालना है, आरएमएस जो निकालना है, ध्यान दीजिएगा आप हर एक सेक्शन पे सारे वैल्यूज़ को आप जोड़ो, या आप कह सकते हैं सिंपली उसका इंटीग्रेशन कर दो, तो दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू है V ऑफ t मान लीजिए। अब अगर हमें आरएमएस वैल्यू वोल्टेज का निकालना है तो V आरएमएस इज इक्वल टू, हम लोग क्या कर देंगे, इसका हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, और पार्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, पार्टिकुलर एक टाइम पीरियड के लिए हम लोग क्या करेंगे, आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, और एक टाइम पीरियड के लिए उसका हम लोग इंटीग्रेशन करके, मतलब ये V ऑफ t का स्क्वायर dt। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर हम लोग यही यूज़ करते हैं, ठीक है ना। 1/t 0 से t, यहाँ पे t क्या है, आवर्त काल जिसे आप कहते हैं, टाइम पीरियड, आवर्त काल टाइम पीरियड है आपका, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन कैसे लगेगा ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल अभी कैसे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, सबसे पहली चीज़ तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमें किसी भी सिग्नल का टाइम पीरियड कैसे निकालना है। टाइम पीरियड अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो फिर आरएमएस वैल्यू निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी। वो फार्मूला जो है उतना ज़्यादा हम लोग यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर हम लोग यही यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम लोग एक साइन वेव लेते हैं और इसका हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं आरएमएस वैल्यू। तो एक हमारे पास क्वेश्चन एक तरीके से बना लीजिए। तो यहाँ पे आपसे कहेगा कि कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ गिवन साइनोसॉइडल वेव, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है Vm, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है V ऑफ t इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t, ठीक है ना। अब हमें आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो देखिए आरएमएस वैल्यू निकालना है तो हम लिखेंगे V आरएमएस। देखिए यहाँ करंट भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आप यही लिखें, आपको फॉर्मूला पता है 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t V ऑफ t का स्क्वायर, वही पुराना वाला फॉर्मूला जो अभी मैंने बताया जस्ट। अब सबसे पहली बात आप टाइम पीरियड देखो, इसका टाइम पीरियड 2 पाई होता है, मैंने अभी क्लास में बताया था पिछले लेक्चर में, ठीक है ना। टाइम पीरियड यहाँ 0 से पाई से 2 पाई, ये हमारा टाइम पीरियड है। 2 पाई के बाद ये अपने आप को पुनः रिपीट कर रहा है, मतलब कोई भी वेवफॉर्म जिस टाइम के बाद अपने आप को पुनः प्रीवियसली जैसे प्रीवियस में था वैसे ही रिपीट करता है, मीन्स वह टाइम उसका टाइम पीरियड कहलाता है। तो यहाँ पे V आरएमएस इज इक्वल टू, हम यहाँ लिखेंगे 1/2 पाई 0 से 2 पाई V ऑफ t, मतलब Vm साइन ओमेगा t का स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर करेंगे, देखिए V आरएमएस नेक्स्ट पॉइंट अंडर रूट Vm को बाहर ले लेंगे इधर, इस इंटीग्रेशन से चूँकि कांस्टेंट वैल्यू होता है, 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर ओमेगा t dt या डी ओमेगा टी, आप जो भी मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, लेकिन हम dt बस लिख दिए हैं शॉर्ट के लिए। अब देखिएगा इसमें चूँकि आपको पता है cos 2a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 साइन
स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप लिखेंगे 1 माइनस काश 2a अपान 2, उठा के वैल्यू इसमें पुट करिए, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। तो वी आर एम एस वैल्यू अगर आप इसमें पुट डाउन करेंगे 1 अपान सॉरी यहाँ वी एम का स्क्वायर अपान 2 पाई 0 से 2 पाई, यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ए की जगह पे क्या होगा ओमेगा टी, यहाँ 2। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए अगर इतनी बात क्लियर है तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वी आर एम एस निकालना है। वी आर एम एस के लिए अगला स्टेप क्या होगा, 2 को हम बाहर ले लेंगे, वी एम स्क्वायर अपान 4 पाई 0 से 2 पाई 1 माइनस कॉस ओमेगा टी डी ओमेगा टी, वही डी टी जो हमने पीछे लिख रखा था, तो उसको हम लोग कम्प्लीटली क्या लिखेंगे डी ओमेगा टी ही लिखेंगे ना। इंटीग्रेशन हम करेंगे अब यहाँ पे, देखिएगा ध्यान समझिएगा। फिर वी आर एम एस अगला स्टेप हमारा 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, ओमेगा टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे ओमेगा टी 0 से 2 पाई लिमिट, इसका हम लोग करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई कॉस ओमेगा टी डी ओमेगा टी, इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन, और जब लिमिट रखेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो उसको हम हटा देते हैं। तो हमारे पास बचेगा क्या, वी एम स्क्वायर अपान 4 पाई इंटू यहाँ लिमिट रखेंगे तो क्या मिल जाएगा 2 पाई माइनस 0, तो यहाँ 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 4 यहाँ पे कट जाएगा, तो आपका बचेगा वी एम अपान √2। मतलब एसी साइनोसोडियल वेव का जो आरएमएस मान आने वाला है, एसी साइनोसोडियल वेव का जो आरएमएस मान आने वाला है वो क्या आने वाला है, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम बाई √2। ठीक है ना, ये साइन वेव का है, किसका है साइन वेव का है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसके बारे में हम लोग कुछ की फैक्टर जानेंगे कि एक आरएमएस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव वैल्यू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा पूरा अच्छे से। पहली चीज़, आरएमएस वैल्यू को हम इफेक्टिव वैल्यू के नाम से जानते हैं, तो हम लोग इसको बोलेंगे आरएमएस वैल्यू नोन एज अ इफेक्टिव वैल्यू, नोन एज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज जो भी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो आरएमएस वैल्यू होता है, ये मान लीजिए ये वेव फॉर्म है, इसके लिए आरएमएस वैल्यू निकालना है, या इसी वेव फॉर्म को हम आगे पीछे शिफ्ट कर दें, मतलब ऐसा कर दें, देखिएगा ठीक है ना, सेम वेव फॉर्म है, हमने आगे पीछे शिफ्ट कर दिया, तो आरएमएस वैल्यू हमेशा वही आएगा। मतलब वेव फॉर्म ये हो या ये हो, मतलब फेज डिफरेंस का आरएमएस वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फेज डिफरेंस का आरएमएस वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर जब तक आपका आरएमएस वैल्यू तब तक नहीं चेंज होगा जब तक शेप नहीं चेंज होगा वेव फॉर्म का। मतलब अगर साइन वेव है तो किसी भी तरीके से साइन वेव रिप्रेजेंटेड हो आपके सामने, आरएमएस वैल्यू सेम आने वाला है। जब तक इसका शेप नहीं बदलेगा, साइन से ट्रायंगुलर स्क्वायर नहीं चला जाएगा, तब तक जो इसकी आरएमएस वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, पहली बात। अब दूसरी बात देखिए, इस पे अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे आरएमएस वैल्यू पे। दूसरी बात, अगर कोई जो है आरएमएस वैल्यू अगर हमें निकालना है, कोई कॉम्प्लेक्स वेव दे दिया, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। उससे पहले मैं आपको कॉम्प्लेक्स वेव के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा।
आरएमएस वैल्यू हमें निकालना है किसका, कॉम्प्लेक्स वेव का। मान लीजिए हम एक वेव फॉर्म लिखेंगे उसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज आपके पास एक इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, इसको मान लीजिए Vm1 है प्लस Vm2 साइन 3 ओमेगा टी प्लस यहाँ पे प्लस 5 भी लिख लीजिए प्लस Vm3 साइन 5 ओमेगा टी माइनस 5। ऐसा अगर आपके पास एक वेव फॉर्म दिया हुआ है, क्या चीज़, एक वेव फॉर्म दिया है, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ फेज कुछ डिफरेंस दिया ही हो, ना दिया हो तो भी कोई मतलब नहीं है, कह देगा इसका आरएमएस वैल्यू निकालो। अगर सिंपली आपसे ये पूछा होता कि v ऑफ t इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी की आप आरएमएस वैल्यू निकालो, तब आप सीधे बोल देते क्या कि Vm/√2 हो गई आरएमएस वैल्यू। लेकिन अगर ऐसा वेव फॉर्म दिया है तब आप आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला याद रखिएगा कैसे। अभी मैं इसका रिप्रेजेंटेशन आपको बता दूं कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा फंडामेंटल वेव होता है वो तो कुछ इस तरीके से होता है, जो हमारे पास यहाँ दिख रहा है थर्ड हार्मोनिक्स, इसको हम बोलते हैं कौन सा हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक्स। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी इसका 3 टाइम्स होगा, तो मतलब जितनी देर में ये एक साइकिल कंप्लीट करेगा उतने में ये कितने साइकिल कंप्लीट करेगा, 3 साइकिल कंप्लीट करेगा। देखिए 1 साइकिल, 2 साइकिल और 3 साइकिल, मतलब जितनी देर में ये वाला फंडामेंटल वेव 1 साइकिल कंप्लीट किया उतने में थर्ड हार्मोनिक्स 3 साइकिल कंप्लीट करेगा। और फिफ्थ हार्मोनिक्स की अगर बात करेंगे तो वो 5 साइकिल कंप्लीट करेगा, तो इसी के अंदर वो भी बनेगा। और फाइनली इसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक्स या कॉम्प्लेक्स वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्मोनिक्स या कॉम्प्लेक्स वेव। जो भी हार्मोनिक्स या कॉम्प्लेक्स वेव होता है, चाहे वो थर्ड हार्मोनिक्स हो या फिफ्थ हार्मोनिक्स हो, इसका मतलब क्या है कि जो फंडामेंटल वेव है, ये फंडामेंटल वेव से इस वेव की फ्रीक्वेंसी उतनी टाइम ज़्यादा है जिस नंबर का ये हार्मोनिक्स है, ठीक है ना। अगर थर्ड हार्मोनिक्स है 3 टाइम ज़्यादा है, फिफ्थ हार्मोनिक्स है तो 5 टाइम ज़्यादा है। हार्मोनिक्स समझने के लिए हम कभी एक एक्स्ट्रा अलग से लेक्चर ले लेंगे जिसमें हम आपको बहुत डिटेल बता देंगे कि किस तरीके से हमारा जो है ये जो है फ़िलहाल हार्मोनिक्स होता क्या है, कैसे इसका इफ़ेक्ट होता है, फ्लैट टॉप वगैरह किस तरीके का इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। मशीन में भी काफ़ी ये चीज़ अच्छा है, रिलेवेंट है, मशीन में भी देखने को मिलता है। सो हम इसके बारे में बात करेंगे। खैर अभी हम आरएमएस वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं आरएमएस वैल्यू अगर हमें निकालना है इसका, तो आरएमएस वैल्यू कैसे निकलेगा, आरएमएस वैल्यू कैसे निकलेगा। अब चूँकि हमें पता है क्या, आरएमएस वैल्यू हमें निकालना पता है कि अगर सिर्फ इस वेव फॉर्म को आप लेकर के चलो तो आप कहते हैं Vrms1 इज इक्वल टू Vm1 अपान √2 लिखते, बिल्कुल सही। इसी तरीके से आप इसको मान लो Vrms, इसका निकालना है 2 इज इक्वल टू Vm2 अपान √2। सिमिलरली इसका जान लो Vrms3 इज इक्वल टू Vm3 अपान √2। अब अगर ये सब आपको पता है तो टोटल आरएमएस वैल्यू होना है वो क्या हो जाएगा, √Vrms1 का स्क्वायर प्लस Vrms2 का स्क्वायर प्लस Vrms3 का स्क्वायर, ऐसे करते चले जाएंगे, ठीक है ना। डॉट 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 जितना भी रहेगा n हार्मोनिक्स तक, nth हार्मोनिक्स तक जाएंगे, तो Vrms इज इक्वल टू आप लिखेंगे √Vm1/√2 का स्क्वायर प्लस Vm2 अपान √2 का स्क्वायर प्लस Vm3 अपान √2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 जितना भी होगा, ठीक है ना। ये आरएमएस वैल्यू होगा। ये तो बात रहा एसी का और एसी के कॉम्प्लेक्स वेव का, एसी का और एसी के कॉम्प्लेक्स वेव का। सिमिलरली अगर हम कहें डीसी के लिए, फॉर डीसी, तो डीसी का क्या होगा,
ये मान लीजिए इसका Vm मैक्सिमम वैल्यू है, तो DC के लिए RMS वैल्यू अंडर रूट Vm का स्क्वायर, तो वही हो जाएगा, मतलब इसका RMS। अब अगर मान लीजिए इसी हार्मोनिक्स में अगर एक DC वैल्यू भी ऐड हो, DC वैल्यू ऐड होगा तो कैसा लगेगा आपको, कैसा दिखेगा, मैं आपको क्लियर करे देता हूँ। मैं एक मतलब जो है सिंगल या दो फंक्शन का हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं। देखिए हमारे पास अगर एक और दे रखा है क्या, v ऑफ t इज इक्वल टू v नॉट प्लस Vm1 साइन ओमेगा t प्लस Vm2 साइन 3 ओमेगा t, ऐसा दे रखा है। अब इसका हमें RMS निकालना है, तो VRMS, इसमें DC वैल्यू भी ऐड हो गया और कुछ नहीं, ये DC वैल्यू है, तो आप लिखेंगे अंडर रूट V नॉट का स्क्वायर प्लस Vm1 अपान रूट 2 का स्क्वायर प्लस Vm2 अपान रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरीके से आप RMS वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस पर हम एक आज छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको करा देते हैं कि कैसे आप RMS वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। एक साइन वेव अगर दिया होगा तो उसका RMS वैल्यू कैसे कैसे पूछ सकता है, कितने तरीके से RMS वैल्यू पूछा जा सकता है। तो चलिए हम सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे। मान लीजिए आपसे कह देगा कि एक क्वेश्चन है, आपसे कह देगा एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है जिसका पीक टू पीक मान दे रखा है। कह देगा क्वेश्चन में कह देगा एक साइन वेव है हमारे पास जिसका पीक टू पीक मान दे रखा है 100 वोल्ट या 200 वोल्ट दे रखा है। क्या पीक टू पीक मान दे रखा है 200 वोल्ट। कहेगा इसका RMS मान बताइए, RMS मान बताइए। सीधे एक साइन वेव कह देगा उसका पीक टू पीक मान दे रखा है, आप RMS मान बताइए। तो पहली चीज़ आप देखिए, बिल्कुल दिमाग को एकदम शांत रख के अच्छे से कैलकुलेट करिएगा। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं। तो पहली बात मैंने आपको बताया था कि पीक टू पीक वैल्यू जो होता है वो 2Vm के बराबर होता है, और RMS का जो फॉर्मूला होता है वो मैक्सिमम वैल्यू अपान रूट 2 होता है, ना कि पीक टू पीक वैल्यू। तो सबसे पहले आपको Vm निकालना है, तो Vm की वैल्यू 200 मतलब 100 हो जाएगा। अब आपको VRMS निकालना है, तो कुछ नहीं, आप रखो 100 डिवाइडेड बाई रूट 2, तो ये कितना हो जाएगा 70.7 वोल्ट। ठीक है ना, ये आपका RMS वैल्यू आ गया। तो इस बात का बहुत ध्यान में रखेंगे, पीक टू पीक वैल्यू दे करके पूछा जा सकता है। दूसरी चीज़ आप देखिए, एक क्वेश्चन और दे दिया, V ऑफ t इज इक्वल टू 200 साइन ओमेगा t या साइन टी। अब आपसे कहेगा कि फाइंड द RMS वैल्यू, तो आपको Vm कंपेयर करेंगे साइन ओमेगा t, तो यहाँ V ऑफ t मैक्सिमम वैल्यू कितना मिला 200, तो VRMS कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई रूट 2। ये आपका RMS वैल्यू हो गया किसमें, वोल्ट में। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा तरीका क्या हो सकता है, ऐसे दे देगा, कह देगा 100 वोल्ट माइनस 100 वोल्ट, ये क्वेश्चन है। कहेगा कैलकुलेट द RMS वैल्यू। इसी तरीके से एवरेज भी आएगा, मैं सबके लिए बताऊंगा, RMS एवरेज इंडिविजुअल बताऊंगा, फिर एक में ही बताऊंगा सबका एक साथ। अब यहाँ आपसे कहेगा कि RMS वैल्यू निकालो, तो कुछ नहीं, आपको VRMS, आपको पता है यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू यही है, तो VRMS अपन Vm मतलब 100 डिवाइडेड बाई रूट 2। ठीक है ना, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है आपका तो क्वेश्चन लगाने में दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो नो डाउट कि आपका RMS वैल्यू को लेकर के सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हमें की पॉइंट्स क्या क्या जानना RMS वैल्यू से। RMS वैल्यू किसी भी DC मान का सेम होता है। RMS वैल्यू को हम इफेक्टिव वैल्यू के नाम से जानते हैं। RMS वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से फाइंड आउट किया जाता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू अपान रूट 2। पीक टू पीक वैल्यू से इसका कोई नाता नहीं होता है। ठीक है ना, अगर पीक टू पीक से आप निकालना चाहते हैं तो सीधे
यहाँ पे एक फार्मूला खुद से आप बना सकते हैं, आर एम एस इज इक्वल टू पीक टू पीक डिवाइडेड बाई 2√2, 2√2 डायरेक्टली ये फार्मूला आप बना सकते हैं। क्या? 2√2 काफ़ी इफेक्टिव फार्मूला होगा, आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तरीका है अपना अपना, फिलहाल सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसमें आरएमएस वैल्यू का की पॉइंट बता रहा था, इसी को इफेक्टिव वैल्यू कहते हैं। डीसी मान का, डीसी का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है वही उसकी आरएमएस वैल्यू होती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। और जो तीसरी सबसे अच्छी और इम्पोर्टेंट बात है कि किसी भी सिग्नल का, किसी भी वेवफॉर्म का शिफ्टिंग से उसके आरएमएस वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप उसको शिफ्ट करते हैं तो शिफ्टिंग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा आरएमएस वैल्यू का। किस चीज़ पे प्रभाव पड़ेगा आरएमएस वैल्यू का? मतलब अगर आरएमएस वैल्यू चेंज होना है तो कब चेंज होगा? वो एक ही सिचुएशन है, और वो सिचुएशन है कि जब हमारे पास वेवफॉर्म का शेप चेंज हो जाए। फेज चेंज होने से कभी आरएमएस वैल्यू चेंज नहीं होना है। सो आई होप आपको कंप्लीट आरएमएस वैल्यू अच्छे से समझ में आया होगा। फिलहाल आरएमएस वैल्यू के इस वीडियो में इतना ही। अभी कॉम्प्लेक्स वेव वाला जो है आप फार्मूला याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन में आपको जब एवरेज वैल्यू भी पढ़ा लूँगा तो आरएमएस और एवरेज एक साथ कंबाइन करके हम जो है फिलहाल आपको सारे क्वेश्चंस करा देंगे, कॉम्प्लेक्स वाले भी। तो आपका जो भी छोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा वो सारी अगले वीडियो तक क्लियर हो जाएंगी। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एवरेज वैल्यू के साथ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।